हेलो गाइस। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो आज मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाली हूँ एसएससी एमटीएस के बारे में, क्योंकि अभी अभी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। फॉर्म भरने की डेट भी रिलीज हो चुकी है और एग्जाम की डेट भी रिलीज हो चुकी है कि एग्जाम कब होने वाला है। लेकिन मतलब फॉर्म निकलने के बाद सबसे पहले मन में ये डाउट आता है, या फिर जो पहली बार इस फॉर्म को देख रहे हैं उनके मन में कि हमें फॉर्म फिल करना चाहिए। एसएससी एमटीएस आखिरकार जॉब होती कौन सी है? सीजीएल तो हमने सुना है, बैंकिंग हमने सुना है, मतलब हमारे मन में होता है ना, टीचिंग सुना है, डॉक्टर सुना है, इंजीनियर सुना है। पर ये एमटीएस क्या होता है? क्या काम करना पड़ता है? सैलरी कितनी मिलती है? पैटर्न क्या होता है? सिलेबस क्या होता है? कौन सी किताबें पढ़ें? सिलेक्शन कैसे होगा? स्टेप्स क्या होते हैं? मतलब इतने सारे डाउट्स। तो आप सबके मैं सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर जॉब लेना चाहते हैं, सबसे मेन डाउट दिक्कत इस समय है जॉब की। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो एमटीएस एक अच्छी जॉब है, तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन लेने का अच्छा तरीका है। तो एसएससी एमटीएस के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन इसमें मैं आपको वीडियो में देने वाली हूँ। अराउंड आप लोगों के ये 14 से 15 पॉइंट्स है जो मेरे सामने लिखे हैं, आप देख सकते हैं। वो सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। टोटल डाउट्स, फॉर्म फिल करने से लेकर ज्वाइनिंग तक का जितने भी मन में डाउट्स आते हैं, सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि मोस्ट कॉमन डाउट, ये एग्जाम डेट कब है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, मार्किंग क्या है, कट ऑफ क्या होती है, सैलरी क्या होती है, डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, कहाँ पे जॉब लगती है, क्या काम करना पड़ता है, प्रमोशन कैसे होता है, प्रेफरेंस, जॉब की प्रेफरेंस हमें कैसे भरनी होगी, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है जिसकी वजह से आप लास्ट में रिजेक्ट ना हो जाए, और क्वालिफिकेशन कितनी होती है। इसके अलावा भी जितने भी डाउट्स है सारे मैं आपको वन बाय वन इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन से ही। आप सभी को बताइए इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है 5/2/2021 से लेकर इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और कब से कब तक रहेगा? अप्लाई करने की डेट है 21/3/2021। ये है आपका अप्लाई करने की डेट। फॉर्म को अप्लाई करने की डेट है 5/2 फरवरी से लेकर 21/3 मार्च तक। बहुत सारे बच्चे एसएससी का फॉर्म नहीं फिल कर पाते, क्यों? क्योंकि वो इंतजार करते हैं आखिरी दिन का, कल कर लेंगे कल कर लेंगे। अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि लास्ट के दिनों में आपको सर्वर की दिक्कत रहती है, इसकी वजह से आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो अभी से ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, कि क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा टाइम से ही। एंड का वेट मत कीजिएगा, ठीक है। इसका एग्जाम आपका होगा 1 जुलाई से 20 जुलाई इसका एग्जाम होगा, ठीक है। इसे हम टीयर 1 बोलेंगे। ये आपका पहला पेपर है टीयर 1, ठीक है। टीयर 2 आपका होने वाला है। टीयर 2 होगा आपका 21/11/2021। ये आपकी टेंटेटिव डेट है टीयर 2 की। टीयर 1 की डेट आपकी जुलाई में है, टीयर 2 आपका नवंबर में है, ठीक है। अब सबसे पहला है कि एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, पहले मैं आपको डिस्कशन ही करती हूँ। सबसे पहले आपका टीयर 1 होगा। टीयर 1 सबसे पहले होगा आप लोगों का, ठीक है। इसमें जो बच्चे पास होंगे उनको कुछ क्राइटेरिया होता है कि 1.5 गुना या 10 गुना बच्चे जो लेंगे उनको लेके वो टीयर 2 करवाएंगे। टीयर 2 करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद टीयर 2 होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी होता है, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट रिलीज करते हैं, फाइनल रिजल्ट, और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। ये आपका प्रोसेस होता है। पहले टीयर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव होता है, इसके अंदर आपकी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके आती है। सेम जो आपका सीजल वगैरह होता है पेपर वही होगा। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होते हैं। सब में 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 25-25 क्वेश्चन होते हैं सब में।
25 क्वेश्चंस होते हैं सबके अंदर, 25 आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है ये। ठीक है, जो बच्चे इसको पास करते हैं, टीयर 1 को पास करते हैं, वही बच्चे टीयर 2 में एप्लीकेबल होते हैं। अराउंड 1.5 गुना, वैकेंसी का 1.5 गुना के आसपास बच्चों को लिया जाता है, ये अराउंड है अप्रोक्सीमेटली। बाकी नोटिफिकेशन आपका एग्जैक्टली लिखा होता है कितने बच्चों को लेंगे ये लोग, फर्स्ट चीज। फिर आपका टीयर 2 होगा, टीयर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, 50 नंबर का होता है ये, आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे लेटर को लिखने को बोला जाता है, वो आपको लिखना होता है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि शायद 50 में से केवल 20+ जिसके मार्क्स थे वो क्वालिफाई हो गए थे। तो ये इतना ज्यादा वाला हेक्टिक वाला काम नहीं होता। मेन काम क्या होता है, टीयर 1 को पास करना। क्यों? क्योंकि हमने देखा है लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी 80+ कट ऑफ गई थी, मतलब टीयर 1 की कट ऑफ ज्यादा हाई जाती है, इसलिए आपको टीयर 1 में 80+ का स्कोर करके ही सोचना है, इतना आपको मिनिमम लेके आना ही आना है। इसके अलावा टीयर 2 जो रहेगा वो आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 20 नंबर से ऊपर आते ही आप क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब अराउंड 20 नंबर बोल रही हूँ कि लास्ट टाइम जब हुआ था उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बताई जा रही है आपको। ठीक है, इसके अलावा जो इन लोगों में पास कर लेंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये आपका प्रोसेस रहता है इसके अंदर। प्रोसेस क्लियर हो गया कैसे कैसे आपको भरना है इसके अंदर। अब बात करते हैं अगली बात कि सैलरी कितनी होती है। इसके अंदर सैलरी जो होती है वो 3 टाइप की होती है, एक्स वाई जेड। आपने देखा होगा 3 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, सिटीज के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सिटीज को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। अगर आपको जेड ग्रुप मतलब जेड सिटी के अंदर पोस्टिंग मिलती है तो आपका ग्रॉस जो रहता है वो 25,000 के आसपास रहता है ग्रॉस। अगर आपको एक्स सिटी के अंदर पॉपुलेशन वाली अकॉर्डिंग होता है, एक्स सिटी के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो उसका ग्रॉस होता है 30,000। ये सिटीज पे डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगी, एक्स टू जेड के बीच में। अच्छी खासी सैलरी है, सैलरी में कोई कमी नहीं है। ये आपका ग्रॉस रहता है, 1800 के आसपास आपका डीए रहता है, इसमें 1800 के आसपास आपका डीए रहता है। उसके अकॉर्डिंग आपका इतना ग्रॉस रहता है, ये ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी। ठीक, बहुत बच्चों के मन में ये भी होता है कि मैम सैलरी ये है। एक और डाउट, बहुत कॉमन डाउट है कि क्वार्टर्स, रहने के लिए क्वार्टर्स हमें अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं। क्वार्टर्स का एक स्कीम रहता है कि क्वार्टर्स अवेलेबल होते ही नहीं होते। तो उसके बारे में बताऊं मैं आपको कि मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई जो एमटीएस में जॉब कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर आपको डिपार्टमेंट थोड़ा सही मिल गया या फिर एक ऐसे एरिया में मिल गया जहाँ पे रहने के लिए स्पेसेस है, ठीक है, तो वहाँ कभी कभी आपको शुरुआत में ही क्वार्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं। वरना कुछ टाइम के बाद, जैसे 1 साल निकलने के बाद आपको क्वार्टर्स मिल जाते हैं मैक्सिमम। कंपलसरी नहीं है कि क्वार्टर्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया है जहाँ पे डिपार्टमेंट सिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि अगर वहाँ पे थोड़े कम लोग हैं तो वहाँ पे क्वार्टर आपको शुरुआत में मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा ज्यादा लोग होते हैं, वहाँ डिपार्टमेंट में क्वार्टर थोड़े दिनों के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको क्वार्टर मिलेगा ही मिलेगा, बाकी मैक्सिमम 99% केस में मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया क्वार्टर्स के बाद। क्योंकि बहुत बच्चों का मन में होता है कि मैम क्वार्टर्स मतलब रहने के लिए हमें फैसिलिटी खुद से मिलती है या हमें करनी पड़ती है। अब अगली बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की, कि हमें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे होता है। ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको आपकी जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। मेरिट के अकॉर्डिंग पोस्ट मिली जाती है आपको, आपको डिसाइड नहीं करना होता, आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आपको क्या पोस्ट मिलेगी। अगर आपके मार्क्स काफी अच्छे मिले हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का मिल जाएगा। वैसे तो सारी पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो या फिर जैसे कस्टम डिपार्टमेंट हुआ वहां पे आपको कोई जॉब मिल जाएगी, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, इन सब में आपको जॉब मिल जाती है अगर आपके मार्क्स अच्छे रहे। कस्टम डिपार्टमेंट और या फिर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स। जैसे जैसे आपकी पोस्ट मार्क्स कम रहते जाएंगे वैसे वैसे आपको नीचे वाली पोस्ट मिलती जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम ये पोस्ट मिलती है आपको सेंट्रल लेवल की पोस्ट होती है। तो आपकी ज्वाइनिंग किसी भी स्टेट में हो सकती है, एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। हो सकता है कि आपके घर के पास ही मिल जाए, हो सकता है कि थोड़ा दूर भी मिले। ये डिपेंड होता है कि आपने जो सिटी भरी है प्रेफरेंस में,
आपकी जब फॉर्म फिलिंग के समय पे सिटी जो भरते हैं प्रेफरेंस पे, उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सिटी मिली है, उस सिटी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट में, उस सिटी के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग मिलेगी वहीं पे ही, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे कौन सा डिपार्टमेंट अवेलेबल है आपके लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। तो ये कब मिलता है? फाइनल रिजल्ट के बाद। जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी डिपार्टमेंट मिलना है। ये शुरुआत से पहले नहीं पता होता। एक और चीज होती है, अगली बात हम करें, जो होता है कि हमें कौन सा लोकेशन मिलेगा, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ये फॉर्म फिल करते हैं, बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको लोकेशन कौन सी चाहिए, प्रेफरेंस वाली। बहुत बच्चे क्या करते हैं, केवल शुरुआत की टॉप 3 स्टेट्स डाल देंगे और काम हुआ खत्म। ये गलती आप ना करें। मान लीजिए आपके मार्क्स है 75 मार्क्स है आपके, मान लीजिए, ठीक है। थर्ड, इन तीनों स्टेट्स में से मान लीजिए इन तीनों में सबसे लो कट ऑफ, इन तीनों स्टेट्स को मिला के सबसे लो कट ऑफ जो गई है वो 78 गई है। समझना, 3 स्टेट्स आपने प्रेफरेंस से भरी, इन तीनों स्टेट्स में, क्योंकि एमटीएस की जो कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज आती है। मान लीजिए आपकी जो कट ऑफ गई वो 78 गई, लोवेस्ट कट ऑफ इन तीनों में से, और आपके मार्क्स 75 है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए आप जितने मैक्सिमम सिटीज स्टेट्स आ सकते हैं वो सारे फिल कर दीजिए, जिससे कि अगर आपके मार्क्स चाहे कितने भी कम है, कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, एटलीस्ट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई स्टेट मिल जाए। बहुत बच्चों के मन में यही होता है कि वो शुरुआत की टॉप स्टेट्स भर देते हैं, 2-3 और फिर करते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, आपको मैक्सिमम स्टेट्स भरना है, जिससे कि आपको अगर आपकी कट ऑफ कम से कम भी जाए तो भी आपको कोई ना कोई मिल जाए। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कभी कभी, बहुत सारे लोगों के मन के टाइम पे होगा भी, कि अब तो सिर्फ जॉब चाहिए, जॉब कैसी भी हो, जॉब नौकरी चाहिए सरकारी बस। तो आपके पास वो नौबत ना, इसलिए आप पहले से इस पे अलर्ट रहिएगा। मैक्सिमम मिस्टेक्स बच्चे ये लोग करते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग वो सिटी मिलेगी, इसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट मिलेगा। अब एक और होता है कि क्या हमें, मान लीजिए हमें सिटी मिली दूर, हमें सिटी मिली दूर, क्या हमारा जो ट्रांसफर होता है वो क्या हमारे स्टेट के आसपास हो जाता है? बहुत सारे डाउट्स हैं, ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी। बिल्कुल आपका ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ ट्रांसफर की थोड़ी जैक चाहिए होती है, मोस्टली ट्रांसफर बिना जैक के नहीं होता है, थोड़ा सा आपको ऑफिसर से तालमेल बिठानी पड़ती है, थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट में ट्रांसफर मिलता है। मान लीजिए आप यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगे, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है, अगर आपको ट्रांसफर लेना भी है अपने सिटी में या फिर जहाँ पे भी आपको लेना है, अगर ट्रांसफर होता भी है तो आपका डिपार्टमेंट सेम रहेगा। ट्रांसफर के टाइम पे डिपार्टमेंट का आपका सेम रहता है, डिपार्टमेंट चेंज नहीं होता। तो अगर आपके मन में ये कि डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, अभी कोई भी मिल जाए, नहीं होता, डिपार्टमेंट आपका सेम रहेगा। और ट्रांसफर भी तभी होता है अगर आपका थोड़ा बहुत जैक चलता हो, या फिर आपको थोड़ा ऑफिस से थोड़ा तालमेल ज्यादा हो, या फिर म्यूचुअली हो, मतलब वहां का बंदा कोई यहाँ पे आना चाहता हो और आप वहां जाना चाहते हो, म्यूचुअल हो, तभी आपको ट्रांसफर मिलता है, वरना ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगली बात होती है प्रमोशन की। मान लीजिए अभी तो बैंक की मतलब नौकरी की जरूरत है, अभी आपको नौकरी की जरूरत है, नौकरी ले ली, क्या मुझे प्रमोशन मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। वैसे नॉर्मली प्रमोशन जो होता है वो 5 से 6 साल के बाद होता है। नॉर्मल प्रमोशन जो इसमें होता है वो 5 या 6 साल के बाद होता है। और प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी में 4 से 5 हजार की वृद्धि हो जाती है। 4,000 से लेकर 5,000 तक का आपका इंक्रीमेंट अराउंड देखने को मिल जाता है प्रमोशन के बाद। अराउंड 5 साल से 6 साल लग जाते हैं प्रमोशन के टाइम। ठीक है, प्रमोशन क्लियर हो गया, ट्रांसफर क्लियर हो गया, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं, मतलब एग्जाम कैसे कैसे पैटर्न क्लियर हो गया, फॉर्म कैसे फिल होना ये भी आपको पता चल गया। अब क्या रह गया हमारा, इन हैंड सैलरी भी हो गया। देख ले सारे पॉइंट्स हम लोग, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हो गए हमारे। आपको एग्जाम डेट समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया। नेगेटिव मार्किंग, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 मार्क्स की रहती है, इतनी नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो जब भी आप पेपर को सॉल्व करें, पेपर देने जाएं, तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें। कट ऑफ मैंने बता दी, कट ऑफ हाई रहती है, हर स्टेट की अपनी कट ऑफ रहती है, तो अराउंड 80 मार्क्स आप मतलब ये मान के चलिए कि आपको टीयर 1 में 80 से ऊपर नंबर लेके जाने हैं, इतना आपको मान के चलना है। ठीक है, फिर सैलरी बता दी मैंने आपको, XYZ ग्रुप्स होते हैं, तीनों जेड की सैलरी बता दी, ग्रॉस कहाँ से कहाँ तक होती है, 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में सैलरी रहती है आपकी। डिपार्टमेंट कैसे मिलते हैं आपको? खुद से नहीं मिलता, आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट मिलते हैं आपको।
जितने आपके मार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। ये आपके ऊपर नहीं होता कि कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है। जॉब लेके लोकेशन आपको कैसे पता चलेगा? आप फॉर्म फिल करते समय जो आप लोकेशन फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी। लेकिन आपसे मैं यही करूंगी कि आप जितने भी लोकेशंस वहाँ पे अवेलेबल है मैक्सिमम जितनी फिल हो सकती हैं सारी फिल करें। इन केस अभी कट ऑफ कम जाती है तो कोई ना कोई आपको स्टेट मिल जाए, जिससे कि आपकी वो नौबत नहीं है कि हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, नौकरी कैसी भी हो। उस नौबत से बचने के लिए आपको ये काम जरूर करना है। डिपार्टमेंट मैंने बता दिया, दो बार हो गया। प्रमोशन का बता दिया मैंने आपको, 5 से 6 साल लगते हैं प्रमोशन होने में। और प्रमोशन होने के बाद अराउंड आपकी 4 से 5 हजार सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है। काम क्या करना होता है? मैक्सिमम दिक्कत ही होती है जॉब प्रोफाइल क्या होता है। काम आपको मेनली क्या करना पड़ता है? आपको रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। फाइलिंग का काम हुआ, फाइलिंग इतने भी, अगर आपको कोई ऑफिसर बोलता है ये फाइलिंग वहां रख दो, ये फाइलिंग वहां कर दो, वो काम करना पड़ता है। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कोई पार्सल पहुंचाना है, अब मान लीजिए इस डिपार्टमेंट, इस ऑफिस से इस बगल वाले ऑफिस में पहुंचाना है तो पार्सल पहुंचाने का काम, या फिर इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पार्सल पहुंचाना है तो वो भी काम करना पड़ता है आपको। ठीक है। और जो ऑफिसर्स आपको, ऐसे मान लीजिए आप टाइपिंग में अच्छे हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं वहाँ टाइपिंग में आप अच्छे हैं और वहाँ की पोस्ट खाली है तो आप टाइपिंग का काम कर सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अवेलेबल है, और वहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट खाली है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब ये एक्चुअली जॉब क्या है? एमटीएस का मतलब क्या होता है? मल्टीटास्किंग जॉब। एमटीएस का मतलब क्या होता है? मल्टीटास्किंग जॉब। तो जो डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है वो वहां पे जाके पता चलेगा कि काम क्या करना है। मेनली आपका फाइलिंग का काम रहता है, जो ऑफिसर्स आपको बोलते हैं वो काम करना पड़ता है। ठीक है। कभी कभी होता है कि वो अपने पर्सनल काम भी करवाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको करें, आप लाइट वे में मना भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक आप गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट तो है नहीं कि नहीं करो को निकाल देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। गवर्नमेंट जॉब में आप भी हैं, गवर्नमेंट जॉब में वो भी, तो आप उस काम को मना भी कर सकते हैं अगर वो पर्सनल काम करवाते हैं। मेनली ऑफिस वर्क रहता, जितना आपका रहेगा उतना ऑफिस वर्क रहेगा। और अगर आप कस्टम या इनकम टैक्स या फिर सेंट्रल डिपार्टमेंट वाले जॉब में रहते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो काम रहेगा वो ऑफिस वर्क ही रहेगा, बाकी कोई रहेगा नहीं। एक और होता है टाइमिंग का, टाइमिंग्स का रहते हैं आपके। बहुत बच्चों को ये भी पता चलता है टाइमिंग्स हमें क्या होते हैं। टाइमिंग्स मेनली होते हैं आपके 9:30 से लेकर सुबह 9:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक का काम रहता है। मेनली ये 8 घंटे के आसपास की नौकरी रहती है आप लोगों की। प्रेफरेंस बता दिया आपको मैंने, प्रेफरेंस कैसे भरना है। जॉब में आपको प्रेफरेंस नहीं मिलता है, लेकिन आपको उसमें प्रेफरेंस मिलता है। जब आप लोकेशन भरते हो प्रेफरेंस मिलता है। फॉर्म फिलिंग टाइम मिस्टेक्स, प्रेफरेंस भरते समय आपको मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरा, जो आपका नेम होता है, फादर्स नेम होता है, वो कैसे भरोगे? 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरोगे। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फादर्स नेम, खुद का नेम, डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका आधार कार्ड में या आपके 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ का फर्क है, फादर्स नेम का फर्क है, जो भी फर्क है, डिफरेंसेस हैं, तो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ फिल करना है। क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे साइबर कैफे में जाके, मैं जानती हूँ ज्यादातर बच्चे के पास लैपटॉप वगैरह होता नहीं है, फॉर्म फिल करना उनको आता नहीं है। साइबर कैफे में जाके वो फॉर्म फिल करते हैं। साइबर कैफे वाले को पैसे देते हैं और फॉर्म फिल करवाते हैं, तो साइबर कैफे वाला अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करेगा। जब भी आप फॉर्म फिल करने जाए तसल्ली से जाएं, आपके पास समय पूरा होना चाहिए। हर एक लाइन को देखते हुए चलें, क्योंकि डीवी के टाइम पे जो रिजेक्शन होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। नाम मिसमैच कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच कर रहा है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। एक होता है आपका SC ST या OBC का सर्टिफिकेट जो होता है, ये सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? जब इसकी लास्ट डेट, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 21 तारीख है, जो फॉर्म फिल करने की तारीख है वो 21 तारीख है, तो जो डॉक्यूमेंट होगा जो आपको भरना है वो इससे पहले का होगा। ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका, इन डेट्स के आसपास कहीं का होना चाहिए, मतलब इसके बाद का नहीं अप्लीकेबल होता, इस डेट से पहले का ही आपका बना हुआ होना चाहिए, रिसेंटली का। ये याद रखिएगा। ठीक है। इस चीज से बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, पर ये इग्नोरेंस आपका डीवी के टाइम में दिक्कत हो सकती है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका क्या बचता है, फॉर्म फिलिंग में क्वालिफिकेशन आपको 10th पास चाहिए होता है, और मैं जानती हूँ जितने बच्चे यहाँ देख रहे होंगे वो सभी 10th पास होंगे आपके। तो अराउंड मैंने आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं। फाइल्स कैरी, फोटो कॉपी करवाना, डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, टायर 2 का एग्जाम कितना हुआ आपका, ग्रॉस कितना मिलेगा, ये भी हो गया आपका। आई होप आपका सारा कुछ मैंने क्लियर करवा दिया है कि कितना आपका रहेगा। एक वैकेंसी, एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी हो सकती है? इस बार की एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हमने यही सोचा है, क्योंकि
जो वैकेंसी लास्ट ईयर की रही थी वो हम लोग की 8-10 हजार के आसपास आई थी, तो एक्सपेक्टेड यही है कि 8,000 से ऊपर ही आपकी वैकेंसी रहेगी। अब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट है, क्या हमें फॉर्म फिल करना चाहिए? तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, हाथ से मत जाने दो। टाइम ऐसा चल रहा है इस समय, इतना क्राइसिस है कि लोगों के पास जॉब नहीं, जो जॉब थी वो छूट चुकी है। अगर आप कोई जॉब ले पा रहे हैं, जरूर फिलअप कीजिए फॉर्म। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद ये नहीं आप बैठ जाओ, आप साथ साथ ये जॉब करो और साथ साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। इन जॉब्स का फायदा क्या है, आप 9 to 6 आप जॉब करेंगे मान लीजिए, लेकिन उसके बाद भी, घर आने के बाद भी आपके पास कम से कम 3 से 4 घंटे बचते हैं किसी और जॉब की तैयारी करने के लिए। और मॉर्निंग में भी समय बचता है 2 से 3 घंटे, समझ रहे हो? तो आप कोई और जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो इफ यू वांट। तो जॉब हाथ से मत जाने दो, जो जॉब मिल रही है उसको ले लो अपने हाथ में, क्योंकि जॉब सैलरी भी कम नहीं है, जॉब भी इतनी बुरी नहीं है कि आप ना कर सको। ठीक है, और इसके साथ साथ आप दूसरी जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है, हाथ से मत जाने देना। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। बुक्स कौन सी बेस्ट रहेंगी वो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो लेके आऊंगी कि बेस्ट बुक्स आपके लिए कौन सी किताबों से आपको पढ़ना चाहिए फॉर श्योर सिलेक्शन के लिए। इसके लिए मैं एक आपको अलग से वीडियो लेके आऊंगा, डिटेल्ड वीडियो होगा कि मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके जीएस के लिए, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स को आपको प्रेफर करना चाहिए। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने अभी सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिनके मन में थोड़ा भी डाउट है कि हम फॉर्म फिल करें या ना करें, जॉब क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कितनी सैलरी मिलती है, जितने भी डाउट्स हैं आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।